करते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 13 में कहा गया है कि अगर एक प्रेमटर ने दावा दायर किया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो राइट है वो उसके लीगल को ट्रांसफर हो जाएगा। 17 में कहा गया कि वेयर प्रेमटर बिफोर डिक्री ऑफ कोर्ट, कोर्ट की डिक्री से पहले, एलिनेट द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच ही क्लेम द राइट ऑफ प्रेम्पशन, सच राइट शैल अबेट एंड alienee of property shall under subsection shall not be entitled to right of preemption। अब देखें, अदील अहमद ने प्रॉपर्टी सेल की, अब उसके भाई ने दावा दायर कर दिया, वो कौन था कि जी मेरा राइट बनता है, मुझे ये प्रॉपर्टी दीजिए। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 1 एकड़ अदील अहमद की थी, 1 एकड़ इनके भाई की थी। इन्होंने दावा दायर, अदील अहमद ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की, इनके भाई ने उनके खिलाफ दावा दायर कर दिया, मेरा प्रॉपर्शन का दावा था। अब वो दावा चल रहा था तो अदील अहमद का जो भाई जिसने दावा दायर किया है, उसने वो अपना एकड़ जिस ब्याह पे वो मतलब एज ए को ओनर सेल मतलब दावा कर रहे थे, ठीक है, को ओनर थे, उन्होंने वो एकड़ सेल कर दिया। ठीक है, वो एकड़ सेल कर दिया तो उनका वो राइट ऑफ प्रीएम्पशन का हक खत्म हो जाएगा, उनका राइट ऑफ प्रीएम्पशन का हक खत्म हो जाएगा, उनका दावा डिसमिस हो जाएगा। और उनके भाई ने जिस पर्सन को भी दावा वो अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, तो उस पर्सन के पास भी राइट ऑफ प्रीएम्पशन नहीं होगा। ये सर सेक्शन इन केस ऑफ अगर मतलब बंदे ने दावा दायर नहीं किया अभी तक, तो उसकी डेथ हो जाती है, तो जो उसके लीगल हेयर्स होंगे वो दावा दायर कर सकते हैं, मतलब इनहेरिट जो जिनको मिलती है मतलब प्रॉपर्टी। हाँ कर सकते हैं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि उनके वो बेटे कर सकते हैं, लेकिन ये कि लिमिटेशन पीरियड 120 दिन जेन में रखना है और आपने तलबें भी करनी है। ठीक है, तलबें भी करनी है। सपोज के एक मतलब अदील अहमद ने सेल किया है, ठीक है, और उनके मतलब सेल किया, अब जो मतलब इनके भाई हैं उनकी डेथ हो गई है, तो उनके बेटे कर सकते हैं, इनके बेटे इनके भतीजे उनके कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी पे, सही हो। कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक हो गया। आगे जी 18 को कहता है कि ये मतलब अब रावलपिंडी में मुस्लिम बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं, एक एक मतलब एक टाउन में या एक विलेज में एक साथ बैठे हैं, हिंदू बैठे हैं, मुस्लिम बैठे हैं, सारे बैठे हैं, ईसाई बैठे हैं, क्रिश्चियन बैठे हैं, वो सारे के सारे वो प्रीएम्पशन का दावा कर सकते हैं। ठीक है, मकसद क्या है? टू प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ लोकेलिटी। दूसरा मकसद क्या है? टू डिस्करेज द स्ट्रेंज पर्सन टू इंटर इन दी लोकेलिटी। तो इसका मतलब ये है कि बस वो जितनी बैठे हैं, पहले हिंदू मुस्लिम काले पहले एक साथ ही होते थे, पार्टीशन से पहले हम इधर मोस्ट ज़्यादा हिंदू थे, सिख थे, सारे इकट्ठे ही थे। तो वो यही कह रहा है कि बस वो जो मतलब सारे मुस्लिम भी कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी कर सकते हैं। अब अदील अहमद ने एक प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है, तो इनके साथ वो साथ बैठे हैं, वो हिंदू बैठे हैं और नाले साथ सिख भी बैठे हैं, तो वो दोनों सिख भी कर सकते हैं दावा और हिंदू भी कर सकते हैं। अब मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में एक्सरसाइज द प्रिवेंशन अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। आगे कहता है राइट ऑफ प्रिवेंशन नॉट ट्रांसफरेबल एंड इनडिवाइजेबल। ना ही ये राइट ऑफ जो है प्रीएम्पशन ट्रांसफर हो सकता है और ना ही डिवाइड हो सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि अब अदील अहमद ने प्रॉपर्टी सेल की, इनके भाई का हक बनता है, ठीक है, दावा मतलब को ओनर है वो मतलब को ओनर है, तो वो दावा कर सकते हैं। ठीक है, अब वो नहीं करते तो वो अपना जो ये राइट है दावा दर करने का, वो किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहें कि हाँ जी कुछ प्रॉपर्टी का कुछ हद तक मैं दावा कर लेता हूँ, कुछ आप कर लें, ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं होगा। सिंपली वो कहता है कि सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या बताया गया कि अगर बाप की डेथ हो जाती है तो फिर ट्रांसफर हो जाता है, अपने लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो सकता है, ये एक एक्सेप्शन है।
लेकिन अगर कोई बंदा जिंदा है तो फिर अगले बंदे को ट्रांसफर करे, ऐसा नहीं होगा। कहता है दी अबैटमेंट वेयर दी वो कहता है कि save as section 19 the right of preemption shall not be transferable and divisible, indivisible, ना तकसीम होगा ना ही आपका वो ट्रांसफर होगा। जिसने दावा प्रेमशल का दावा करना है वो कंप्लीट होल प्रॉपर्टी पे करना है, और जिसने दावा मतलब जिसने मतलब जिसका राइट बनता है सूट का, वो उसने ही करना है, कोई और ट्रांसफर ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। 20 में क्या कहता है, वेयर द प्रम्प्टर एंड वेंडी इक्वली इंटाइटल्ड। अब वेंडी और जो आपका दूसरा प्रेम्प्टर है इक्वली डिवाइडेड है। सपोज के देखें अदील अहमद 4 भाई हैं, अदील अहमद ने प्रॉपर्टी सेल की, ठीक है, और एक भाई ने खरीद ली, ठीक है, बाकी भाई उस पर सूट मतलब कर सकते हैं कि हाँ जी ये हमें हमें दें, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि अब अदील अहमद ने एक प्रॉपर्टी सेल की, ठीक हो गया, और जो मतलब वो वेंडी जो है वो भी उसका भी राइट बनता है प्रेमचंद का, और प्रेमटर का भी है। तो इन दोनों दोनों आके दावा दायर करते हैं, तो इसको सूरत में भी इंटाइटल होगा, वो इक्वली डिवाइड होगा। इस इन दोनों सूत्रों में एक डिवीजन जो होगी इक्वली होगी, डिवीजन इक्वली सर होगी। तो कहता है एक दफा सुन ले, दोबारा रिपीट, सुन ले मैडम, दोबारा। सुन ले, मैं आपको समझा देता हूँ, टेंशन लें आप। कहता है कि where the preemptor and the vendee fall within the same class of preemptor, सेम क्लास ऑफ प्रियम्प्टर। अब सेम क्लास में वो कह रहा है कि वो दोनों शाफी शरीक हो सकते हैं, ठीक है, खलीत हो सकते हैं, ठीक है, या शाफी जार हो सकते हैं। शाफी खलीत भी हो सकते हैं कि उनका राइट ऑफ पैसेज है, राइट ऑफ पैसेज ऑफ वाटर है, या राइट ऑफ वे है, ठीक है, ये है। कहता है एंड हैव इक्वल राइट ऑफ प्रियम्पशन। अब दोनों का इक्वल राइट ऑफ प्रियम्पशन भी है। दी प्रॉपर्टी शैल बी शेयर्ड देम इक्वली, उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो इक्वली शेयर होगी, प्रॉपर्टी इक्वली शेयर होगी। इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट है 2008 YLR 296। कहता है व्हेन बोथ पार्टीज वेंडी प्रियम्प्टर वर को शेयर। अब दोनों कौन से हैं, को शेयर हैं, आपस में को शेयर हैं। The matter was to be governed under by section 20 and land distributed among all parties on per capita basis। पर कैपिटा मतलब जो जितनी वो उनका शेयर बनता है वो, ठीक है, मतलब इक्वली वो उनको डिवाइड किया जाएगा। अब दोनों वेंडी, वेंडी कौन है, वेंडी आपका फरोख्त करने वाला है, सॉरी वेंडी खरीदने वाला है और वेंडर फरोख्त करने वाला है, ठीक है। वेंडी जो खरीदने वाला और राइट जिसका जो दूसरा पर्सन है राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये दोनों सेम पार्टीज हैं, को शेयर हैं, तो इन दोनों को ये प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी। सर सर अगर साइटेशन प्रॉपर्टी क्या क्या एक समझ या आई आपको? सर प्रॉपर्टी अगर सिर्फ एक या दो मरले हो फिर? चाहे मैडम, चाहे अब स्क्वायर फुट 10 स्क्वायर फुट हो ना, 10 स्क्वायर फुट, तो 5 स्क्वायर फुट एक को मिलेगी, 5 स्क्वायर फुट दूसरे को मिलेगी। सर ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, कोर्ट डिसाइड करेगी। नहीं, कोर्ट क्यों डिसाइड करेगी? हाँ कोर्ट, ये कोर्ट देखेगी ना कि उनका वो वाकई राइट ऑफ प्रेम्प्टर है भी या नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन भी नहीं है, देखें ना, शेल का वर्ड है, देखें शेल का वर्ड है यहाँ पे, जहाँ पे शेल आ जाता है कोर्ट भी बाउंड हो जाती है, कोर्ट बाउंड हो जाती है, ठीक हो गया। सर सर जी अगर एक बंदा अपना राइट वेव्ड कर देता है,
तो अगर वो बाद में उसको याद आता है या उसको कहता है मुझे पता ही नहीं था ये, फिर अल्लाह मतलब दी मेरा भी मर्जी राइट बनता है। वाल वाल सही अल्लाह दी मर्जी वाला कैसे सी अल्लाह दी मर्जी और अच्छा साईं साइटेशन दोबारा रिपीट करे सो। 2008 YLR 296 शुक्रिया साईं। इसे चलें जी रिपीट करना सर, मैंने मेरी आवाज कट जी गई थी। बताएं मुजम्मिल साहब क्या बताइए साइटेशन सर 2008 YLR 296 पेज। हाँ जी YLR 2008 एयरली लार्ड व्यू एयरली लार्ड व्यू PID YLR 296 अदील भाई 296। ठीक है सर, सुनाई दे। आगे है जी 21 ये इंपॉर्टेंट है 21 इंपॉर्टेंट है अब देखें एक अदील अहमद ने 1 एकड़ सेल किया ठीक है अब 1 एकड़ में उस पर्सन वो कोई मतलब टीले थे वो कोई मतलब जरखेज नहीं था जिसने खरीदा है वेंडी ने उस 1 एकड़ में वो हल चलाना शुरू कर दिया दरख्तों पे वो साइड करने शुरू कर दिया वो टीले थे वो खत्म करने कर दिए इस तरह उसकी एकड़ की उसने इम्प्रूवमेंट की पानी लगाया जखेज किया इम्प्रूवमेंट की और इम्प्रूवमेंट पे 2 लाख लग गया ठीक है अब वेंडी को नहीं पता था कि मैंने इस पे शूफा हो जाना है ये फलां मतलब पता नहीं क्या होना है या क्या नहीं होना उसने 2 लाख लगा दिए ठीक है तो अगर वो प्रॉपर्टी वो वेंडी से प्रेमटर के पास चली जाती है तो उसको इम्प्रूवमेंट का खर्चा भी मिलेगा अगर उसको पता था कि इस पे अभी दावा दायर नहीं हुआ दावा दायर नहीं हुआ उसको पता नहीं था वो इम्प्रूवमेंट करता रहा क्या कहता है वेयर प्रेम्प्टर एंड द वेंडी फॉल विद इन द सेम क्लास ऑफ प्रेम्प्टर एंड हैव इक्वल राइट ऑफ प्रेम्प्ट ओ सॉरी कहता है वेयर द वेंडी हैज मेड इम्प्रूवमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर तलबे इशाद इज मेड अंडर सेक्शन 13 the वेंडी shall be entitled to cost of such improvement अब अदील अहमद ने प्रॉपर्टी सेल की ठीक है और वो प्रॉपर्टी ले लिया नासिर साहब ने नासिर साहब ने 1 एकड़ लिया और 1 एकड़ पे वो ट्रैक्टर चलाना शुरू हो गया ट्रैक्टर पे चला के मतलब उसको सेट करने लग गया फिर पानी लगाने शुरू कर दिया फिर दोबारा ट्रैक्टर चला कर उसका लेवल किया उस पर और कोई काश्तकारी कर दी मतलब इम्प्रूवमेंट पे उसने 2 लाख लगा दिया ठीक है अब उसको पता नहीं था नासिर को कि जी ये तो मतलब शायद प्रेमचंद हो या नहीं हो उसको प्रेमचंद के उसको मतलब तलबे शाद मतलब उसको नोटिस नहीं मिला था कि हाँ जी इस पे किसी के ने प्रेमचंद भी का राइट बनता है या वो उसने करना है ठीक है तो जितनी इम्प्रूवमेंट मिली उसको वो वापस मिलेगी उसको अगर उसको प्रॉपर्टी दूसरा प्रेम्प्टर के पास चली जाती है तो 22 में कहता है इम्प्रूवमेंट मेड इन दी स्टेटस ऑफ वेंडी डिफेंडेंट आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कहता है एनी इम्प्रूवमेंट मेड इन दी स्टेटस ऑफ वेंडी डिफेंडेंट आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट फॉर preemption shall not affect of right of preemptor plaintiff ठीक है अब कोई मूव इम्प्रूवमेंट बाद में होती है जो कि डिफेंडेंट बाद में करता है दावा दायर करने के बाद करता है तो उस पे राइट ऑफ प्लेंटिफ प्लेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे मतलब ये नहीं होगा कि उसका दावा डिग्री नहीं होगा जो राइट ऑफ प्रेम्प्टर है प्रेम्प्टर प्लेंटिफ है जो प्लेंटिफ ने दावा दायर किया है छुफे का ठीक है उसके राय को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो चाहे जितनी मर्जी इंप्रूवमेंट कर दे दावा दायर करने के बाद ये नहीं है कि वो उसने कोई 10 लाख ऊपर लगा दिया तो वो कहे कि जी मैं कोर्ट को कहे जी मैंने तो 10 लाख की इम्प्रूवमेंट कर ली है अब ये मुझसे प्रॉपर्टी ना लें और उसका दावा मुद्दई का खारिज कर दें तो ये कोई उसकी वैलिड ग्राउंड नहीं होगी सर यहाँ पे स्टेटस की बात नहीं हो रही स्टेटस से क्या मुराद है मतलब ऊपर तो इम्प्रूवमेंट की हो रही है लेकिन यहाँ पे स्टेटस से क्या मुराद है
कौन से स्टेटस की बात कर रहे हैं आप? एन इम्प्रूवमेंट मेड इन स्टेटस ऑफ वेंडी डिफेंडेंट आफ्टर इंस्टीट्यूशन। ये तो हालत होगी ना, कंडीशन। यही सर कि वो अपना जो मतलब एक जमीन है, जमीन की जो इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है, उससे जो वेंडी डिफेंडेंट का जो स्टेटस है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कि वो उसको प्रेफरेंस मिले, ऐसा नहीं होगा। उसको प्रेफरेंस मिले, उसको प्रिविलेज मिले, या उसका कोई राइट ज्यादा हो जाए, या उसके चांसेस ज्यादा हो जाए दावा डिक्री होने के, ऐसा कोई बात नहीं होगी। जी सर, अब ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, कि उसके वेंडी डिफेंडेंट के स्टेटस में इम्प्रूवमेंट जो है कोई वैलिड ग्राउंड नहीं होगी कि वो उसका दावा या उसके राइट को इफेक्ट करे, प्लेंटिफ के राइट को इफेक्ट करे। तो सर उसको कॉस्ट्स भी नहीं मिल। सर वकास साहब को ऐड कीजिएगा सर। वकास साहब को ऐड कर लेते हैं जी, हो गया। ठीक हो गया जी। आगे है जी आपका 23। सर वो मैडम का क्वेश्चन बताइएगा जरा, कॉस्ट तो वो क्लेम करेगा ना सर इस कंडीशन में, सेक्शन 22 में? सर सेक्शन 22 वाली कास्ट तो उसको मिल जाएगी, ओ सॉरी 21 वाली कास्ट तो मिल जाएगी। 22 में दावा दायर करने के बाद वो बेशक 1 करोड़ रुपए भी उसकी इम्प्रूवमेंट पे लगा दे तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। सर ये अपना दावा सर जमा किया सर, ठीक है, बस कॉस्ट तो सर वो पे कर देगा सर। जब रजिस्ट्री वगैरह की कॉस्ट है, इम्प्रूवमेंट चलने छोड़ा है, तो रजिस्ट्री की कॉस्ट भी पड़ती है सर अपना बायर को, तो उसके वो भी सर पे करेगा सर, हुकूमत को पे होगी वो तो। वो वो जो कोई पे नहीं होगी सर 4-5 उसको, लाख तो सर आमतौर है पर बन जाती है, क्या सर वो नहीं पे होगी? नहीं होगी पे, वो कोई कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, पूरे प्रीएम्पशन एक्ट में नहीं लिखा हुआ। इसमें फिर सर वो होना चाहिए सर, अमेंडमेंट होनी चाहिए सर। ठीक है, आ गया जी आपका 23, इंपॉर्टेंट है। कहता है नो राइट ऑफ प्रीएम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज पे आपका प्रीएम्पशन सूट नहीं होगा। कौन सी? नो प्रॉपर्टी शैल एग्जिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी यूज फॉर चैरिटेबल, रिलीजियस और पब्लिक पर्पस। जो आपने एक सेल कर दी है एक पब्लिक पर्पस, मतलब आपने एक जमीन सेल की है अस्पताल के लिए, अस्पताल के लिए आपने शौकत खानम के लिए एक जमीन दे दिया है मुल्तान में, तो उस पर प्रियम्पशन नहीं होगा। ठीक है, आपने कोई मस्जिद के लिए जमीन सेल कर दी है, उस पर भी प्रियम्पशन नहीं होगा। ठीक है, चैरिटेबल पर्पज के लिए, कोई खैराती मकसद के लिए बना दिया, उस पर भी प्रियम्पशन नहीं होगा। आगे कहता है दी प्रॉपर्टी ओन्ड बाई फेडरल, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट खरीद लेती है या ओन करती है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, ठीक है, उसमें भी प्रियम्पशन सूट अप्लाई नहीं होगा। दी प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और provincial government or local authority in pursuance of any law shall not be preemptible। अब देखें कि अब मिसाल तो नहीं दे सकते, लेकिन ये मतलब बनती है तो शरीयतबाजी के लिए। जो अब फेडरल गवर्नमेंट ले लेती है, अब इसकी एग्जांपल ले लें कि जैसे मोटरवे के लिए ज़मीन ले लेते हैं, मोटरवे के लिए फेडरल गवर्नमेंट ज़मीन ले लेती है, तो उस पर भी प्रियम्पशन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने ली है और वो एक्वायर की है किसके तहत? किसी लॉ के तहत, जो कि आजकल आपका पता चल रहा है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, उसके साथ अगर की है तो उस पर भी प्रियम्पशन अप्लाई नहीं होगा। ये था आपका 23। आगे 24। सर अगर एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि मतलब राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहाँ पे मतलब नहीं होगा,
तो उसमें सिर्फ ये 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं, या मतलब जो पीछे लीज वगैरह है या गिफ्ट हुई है, जो मतलब डेफिनेशन में पीछे सेल वाली में है, बताए थे उन्होंने, गिफ्ट हो तब भी नहीं होगा, मतलब वो भी साथ लिख सकते हैं, या सिर्फ ये 3 ही लिखने हैं? आपने बताना है कि राइट ऑफ प्रीएम्पशन सेल पे होता है, ठीक है, यही बताना है। और सेल की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है, वो चेकर को, एग्जामिनर को सेल की डेफिनेशन का पता है, उसे पता है कि सेल की डेफिनेशन में डावर या डियत के लिए जो दिया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है वो सेल में नहीं आती। आपने कहना है कि प्रॉम्प्टर जो है सेल पे अप्लाई होता है, और जो सेल की जाती है मतलब चैरिटेबल पर्पज के लिए उस पे अप्लाई नहीं होगा, ये बताना है आपने। उसमें गिफ्ट वगैरह भी जिक्र है ना, गिफ्ट हो गया, लीज होगी, मतलब वो भी इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि उन पे भी अप्लाई नहीं होगी गिफ्ट अगर कोई करता है। सर मैं वही कह रहा हूँ कि आप सेल कंप्लीट हो जाती है, सेल आपने लफ्ज लिख दिया तो सेल की डेफिनेशन आ गई उसमें। सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल की डेफिनेशन में ही है ना गिफ्ट वगैरह। जी सर। तो फिर आपने कहना है कि प्रीएम्पशन सेल पे अप्लाई होता है, ठीक है, सेल कुछ होती है लैंड की तो उस पे होता है, हाँ। लेकिन अगर लैंड सेल लैंड हुई है चैरिटेबल, रिलीजियस या पब्लिक पर्पज के लिए तो उस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आ गया जी ओके 24, सर। इंपॉर्टेंट है, 24 इंपॉर्टेंट है। कहता है इन एवरी सूट फॉर प्रीएम्पशन the court shall require the plaintiff to deposit in court 1/3 of sale price of property in cash within the such period as court may fix. वन थर्ड जमा कराया जाता है आपको, आप जमा कराते हैं, ठीक है, 1/3 जमा कराते हैं, ठीक है। और 1/3 जब जमा करवाते हैं तो वो कहता है दी प्रोवाइजो है कि सच पीरियड शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 30 डेज। आप यहाँ पे एक आप लिख के आते हैं ना कि नॉट बियॉन्ड 1 मंथ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपने 30 डेज लिखने हैं, क्योंकि एक मंथ जो फेब का होता है 28 का होता है, जो जनवरी का होता है वो 31 का होता है। तो आपने 30 दिन बेयर एक्ट की वर्डिंग लिखनी है। मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि बेयर एक्ट की वर्डिंग लिखनी है, तो मतलब बेयर एक्ट की वर्डिंग लिखनी है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं 1 महीना तो वो गलत हो जाता है, 1 महीना गलत हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इफ नो सेल प्राइस इज मेंशन इन द सेल डीड और मुटेशन द प्राइस सो मेंशन अपीयर टू बी इन्फ्लेटेड द कोर्ट रिक्वायर डिपॉजिट ऑफ 1/3 प्रोबेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। देखें कि रजिस्ट्री हुई, अब एकड़ जो है वो मतलब रजिस्ट्री हुई और दिल अहमद ने एकड़ सेल करवाया, एग्रीमेंट में लिखा था कि दिल अहमद ने जी 20 लाख का एकड़ सेल किया, तो कोर्ट कह देगी कि आप 6,03,000 समथिंग जमा करवा दें, जो 1/3 बनता है। अब दिल अहमद ने एग्रीमेंट किया लेकिन उस पर अमाउंट नहीं लिखी कि एकड़ कितने का है। फिर कोर्ट देखेगी कि जी इस इलाके में वो एकड़ कितने का सेल हो रहा है, ठीक है, वो उसकी प्रोबेबल वैल्यू मतलब जो उसको जहरी तौर पे लगे, वो 15 लाख लगा सकती है, 25 लाख लगा सकती है, या 30 लाख लगा, 20 लाख लगा के उसका 1/3 कह देगी आपको, प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है, जो कि जहरी तौर पर लगे। आगे कहता है वेयर प्लेंटिफ फेल टू मेक डिपॉजिट विद इन द पीरियड बाई कोड और विड्रॉ द सम डिपॉजिट इनटू शैल बी डिसमिस। अगर वो उसको कहा जाता है कि आप 30 दिन में डिपॉजिट नहीं कराता 1/3, तो वो उसका दावा खारिज हो जाएगा। हाँ कराता है, महीने बाद विड्रॉ करवा लेता है, देन भी उसका सूट फॉर वापस खारिज हो जाएगा। एवरी सम डिपॉजिट शैल बी अवेलेबल फॉर डिस्चार्ज ऑफ कॉस्ट। अब प्लेंटिफ ने दावा दायर किया, प्रेम्पटर ने, उसका दावा खारिज हो गया, कोर्ट ने उसको कॉस्ट लगा दी 1 लाख रुपया। कास्ट किस सेक्शन के तहत लगाई जाती है नासिर साहब? सीपीसी का कौन सा सेक्शन है? सर 35 और 35 ए यहाँ सेक्शन। यहाँ पे किस 35 की बात हो रही है या 35A की बात हो रही है? सर ये
35 की बात, है 35A की बात। 35A की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 35 की बात हो रही है। 35 है आपकी एक्चुअल कास्ट, ठीक है, एक्चुअल कास्ट, ठीक हो गया। और 35A है आपकी कंपेंसेटरी कास्ट। कंपेंसेटरी कास्ट कब लगाई जाती है? जब आपका सूट फॉल्स हो, फ्रिवलेस हो, और या मतलब वो सूट मतलब सूट या आपकी प्रोसीडिंग जो के फॉल्स फोर्ज्ड हो, मतलब जो रियल फैक्ट्स पे ना हो, ठीक है, जो कि फॉल्स, वहां पे आपको कंपेंसेटरी कास्ट लगती है। ये तो आपका जेन्युइन मैटर है, यहाँ पे आपकी एक्चुअल कास्ट लगती है। और एक्चुअल कास्ट ये किसको लगती है? मुद्दई को लगती है या मुद्दालय को लगती है? सेक्शन 35 की कास्ट मुद्दई को लगती है या मुद्दालय को लगती है? सर अगर डिसमिस हो जाए तो फिर तो उसको मुद्दई को लगेगी, लेकिन अगर उसका डिस्पोज ऑफ हो जाए तो फिर मुद्दा को लगेगी। डिस्पोज ऑफ क्या मतलब? मतलब अगर मुद्दई की फेवर में हो जाए मुकदमा, हम्म, फिर मुद्दई पे करेगा, फिर मुद्दा पे करेगा। अच्छा, दूसरी सूरत में अगर डिसमिस हो जाती है तो फिर तो मुद्दई देगा तो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक्चुअल कास्ट कौन पे करता है? जिसका मतलब जिसके अगेंस्ट दावा दायर, और इसकी जिसके अगेंस्ट फैसला होता है। मुद्दई ने दावा दायर किया, उसके उसका दावा खारिज हो गया, तो मुद्दई ने एक्चुअल कास्ट पेश करनी है। कोर्ट ने कहना है कि आपने टू कोर्ट का टाइम ज़ाया किया। और मुद्दई ने दावा दायर किया, मुद्दई की फेवर में फैसला आ जाता है, और डिफेंडेंट के फैसला डिफेंडेंट के अगेंस्ट आ जाता है, मतलब दावा डिग्री हो जाता है। तो डिफेंडेंट को कास्ट लगा सकती है कि आपने कोर्ट का टाइम ज़ाया किया है, और प्लेंटिफ का टाइम ज़ाया किया है। प्लेंटिफ का राइट बनता था, पहले आपने इसका राइट क्यों नहीं दिया? तो आप कास्ट लगा सकती है। ये पहले जो कास्ट थी 25,000 तक थी, अब उन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, ये 1 लाख तक कोर्ट कास्ट लगा सकती है। अब यहाँ जो बात की गई है, कहता है कि एवरी डिपॉजिट शैल बी अवेलेबल फॉर डिस्चार्ज ऑफ कास्ट। अब सपोज के उन्होंने 20 लाख का 6.5 लाख जमा करवा दिया है, अब उसका दावा खारिज हो गया है, कोर्ट ने 50,000 रुपये कास्ट लगा दिया है, तो वो जो जमा की हुई रकम है उसमें से 50,000 काट लेंगे, ठीक हो गया। कहता है कि दी प्रोबेबल वैल्यू अंडर दिस शैल नॉट अफेक्ट द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस बाय पेमेंटर। अब देखें कि अमाउंट नहीं लिखी हुई थी, कोर्ट ने वैसे सरसरी लगा दिया जी, ये 15 लाख है, 15 लाख के हिसाब से आप 5 लाख जमा करा दें। अब ये जो 15 लाख प्रोबेबल अमाउंट लगाई है, ये फाइनल अमाउंट को डिस्टर्ब मतलब जो है इफेक्ट नहीं करेगी, फाइनल डिटर्मिनेशन को इफेक्ट नहीं करेगी, जो कि हम 28 के तहत अभी डिटरमाइन करेंगे। कि वो बताते हैं कि वो कैसे डिटरमाइन, उसकी एक्चुअल प्रोड्यूस से, या उसकी साथ वाली ज़मीन जितने की सेल हुई है, या उसकी साथ वाली ज़मीन की जितनी वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग, या उसकी जो अर्निंग कितनी हो रही है उसके अकॉर्डिंग, ये तरीक़ेकार है, ठीक है। वो फाइनल अमाउंट को टच फर्क नहीं करेगी। आगे है जी आपका 25 रिफंड और डिपॉजिट। रिफंड ऑफ डिपॉजिट, चलो जी, अभी 8 मिनट रहती है हमारी मीटिंग चल रही है। आवाज आ रही है सबको? जी हेलो, सर आ रही है। आ रही है, चलें आगे। सिंपली वो बता रहा है कि 25 में, कि 25 में क्या है कि अब आपका मतलब एक 3-4 पार्टीज होती हैं, ठीक है। सपोज के एक 20 लाख का एकड़ है, इस पे 5 पार्टीज ने कह दिया कि जी मतलब मैंने भी दावा करना है, मैंने भी दावा करना है, मैंने भी दावा। ये 1 एकड़ डील अहमद ने सेल किया, 3 प्रीएम्प्टर्स आ गए, हर किसी ने 1/3 जमा कराया, 1/3 जमा करवाया, ठीक है। अब 3 एकड़ में से एक पार्टी को 1 एकड़ मिलती है, उसने 1/3 6 लाख जमा करवा दिया, और उसको एक कनाल आई है, एक कनाल 2 लाख की बनती है, ठीक है। तो उसने 6 लाख जमा करवाया है, तो उसको 3 लाख मतलब एक कनाल जो 2 लाख की है जितने की बनती है, वो लेके बकाया उसको वापस कर दिया जाएगा। अगर बकाया और रकम चाहिए होता है तो वो और रकम ले लेनी पड़ेगी। सिंपली 25 में कहा गया है, जैसे हम ज्यादा इधर उधर नहीं जाते। अब
एक ही अदील अहमद ने सेल किया, उसके एक भाई है उसने प्रेमचंद का दावा दायर किया, ठीक हो गया। अब उन्होंने 1/3 6 लाख जमा करवा दी, 6 लाख समथिंग, ठीक हो गया। तो दावा उसका डिग्री हो गया, उसके फेवर में हो गया, तो बकाया कोर्ट उसको कहेगी कि बकाया जो 13 लाख बनते हैं वो जमा करवाएं, वो 13 लाख जमा करवाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह 3-4 प्रीमिटर्स होते, ठीक है, उसने 6 लाख जमा करवाया था, उसके हिस्से में एक कनाल आती है, एक कनाल की वैल्यू 2 लाख होती, ठीक है। तो कोर्ट उसको कहती कि हाँ जी ये 6 लाख था आपका, बकाया 4 लाख आप ले लें और एक कनाल जमीन ले लें। सिंपली यही बात की गई है इसमें 25। कहता है वेयर कोर्ट पास डिग्री इन फेवर ऑफ प्रीमिटर ऑन द पेमेंट ऑफ प्राइस विच इज एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑलरेडी डिपॉजिटेड बाय प्रीमिटर। अगर वो अमाउंट एक्सेस हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया 6 लाख उसने जमा कराया, ठीक है, और उसको एक कनाल उसके हिस्से में आई है, उसके हिस्से में एक कनाल आई है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा कि हाँ जी आप 2 लाख मतलब 2 लाख आपका काट के बकाया 4 लाख आपको वापस कर देंगे। द कोर्ट शैल रिक्वायर द प्रीमिटर टू डिपॉजिट रिमेनिंग अमाउंट विद इन 30 days of passing decree. And where decree is passed lesser amount than the amount already deposited, court shall refund the excess of amount. अब ऊपर 35(1) में बताया गया कि अगर उसने मतलब अमाउंट कम जमा कराई है, जैसे 20 लाख का एकड़ था, उसने 6 लाख जमा कराई है, तो कोर्ट कहेगी कि बकाया 13 लाख जमा करवाओ और अपने नाम करवा लो। इसी तरह 25(2) में है कि उसने 6 लाख जमा करवाया था, उसके हिस्से में एक कनाल आई है, एक कनाल की 2 लाख कीमत है, तो कोर्ट कहेगी कि हाँ जी ये एक कनाल रखो और बकाया 4 लाख अपनी जमीन पैसा वापस ले लो। आगे कहता है जी 26 सम डिपॉजिटेड बाई प्रेम्पटर नॉट बी अटैच्ड। अब जो प्रेम्पटर ने जो अमाउंट जमा करवाई है वो किसी और केस में अटैच नहीं होगी। नो सम डिपॉजिटेड इन आर पेड इनटू court by the preemptor under the provision of this act shall, while in custody of court, be liable to attachment by any civil, revenue, criminal or any other court or authority, ठीक हो गया। कहता है कि अगर वो सपोज के 6.5 लाख जो उन्होंने 1/3 जमा करवाई हुई है, तो वो अमाउंट अटैच नहीं होगी किसी और सूट में, किसी और उसमें अटैच नहीं की जाएगी, किसी और केस में अटैच नहीं की जाएगी। ये कहा गया है आपका इसमें। उसके बाद चलें जी आगे कहता है जी 27 में डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अब हमारी जो मीटिंग है जी 4 मिनट तक मीटिंग एंड हो जाएगी, चलें 27 हो जाएगा सेक्शन। आगे कहता है जी where the parties do not agree the price which preemptor shall exercise his right of preemption, the court shall determine whether the price at which sale proposed to have been taken place was fixed in good faith or property are paid, and if find that price was not fixed or paid, it shall fix the market value of property at price paid by preemptor. कहते हैं कि कोर्ट जब दोनों पार्टी जो ना एग्री ना हो, ठीक है, आपस में एग्री ना हो प्राइस पे, दोनों पार्टीज के ये जो प्राइस है ये ठीक नहीं लगी गई या प्राइस रखी ही नहीं गई है, तो कोर्ट उस सूरत में मार्केट वैल्यू फिक्स करेगी। कहता है इफ कोर्ट फाइंड दैट प्राइस वाज फिक्स्ड इन गुड फेथ आर पेड, इट शैल फिक्स द प्राइस टू बी पेड बाय प्रीएम्प्टर। अब कहता है कि कोर्ट फाइंड करेगी कि दैट प्राइस वाज फिक्स्ड इन गुड फेथ या पेड, इट शैल बी फिक्स्ड, इट शैल बी द प्राइस पेड बाय प्रीएम्प्टर। अब देखें 27(1) में कहा गया है कि अगर दोनों पार्टीज किसी जो सेल अमाउंट है, जैसे अदील अहमद ने 20 लाख में एकड़ सेल किया है, 20 लाख में एग्रीमेंट तो हो गया है, अब दोनों पार्टीज, ठीक है, वो डिसएग्री हैं, ठीक है, प्रीएम्प्टर और दूसरा प्रेम्प्टर और वेंडी,
ठीक है, प्रेम्पटर कहता है कि ये 20 लाख ज्यादा रखी गई है, वेंडी कहता है नहीं ठीक है, या वेंडी कहता है ठीक नहीं है, प्रेम्पटर कहता है ठीक है। ठीक है, तो इस सूरत में कोर्ट ने मार्केट वैल्यू फिक्स करनी है। अगर कोर्ट को लगता है कि ये जो 20 लाख फिक्स की गई है ये गुड फेथ में है, ठीक है, तो प्रेम्पटर को यही 20 लाख पे करना पड़ेगा, इससे अलहदा नहीं होगा। ठीक है, ये है आपका 27 तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन। सर अगर ये वेंडी इसको ज्यादा प्राइस दे रहा हो 20 लाख से भी, तो फिर सर प्रियम्पटर को सर वो पे करनी चाहिए ना सर? क्यों करनी चाहिए? गुड फेथ देखना है कोर्ट ने। कोर्ट ने देखना है कि अब 20 लाख का एकड़ है, वेंडी आप आपस में भाई हैं, ठीक है, वो वेंडी कह के चले जी हम लिख लेते हैं 80 लाख, ताकि कोई बाद में दावा ही ना कर सके। ठीक है, 80 लाख लिख दें, ना ही कोई उसका 1/3 33 लाख जमा करवा सकेगा, ना ही कोई दूसरा जो है दावादार का मतलब राइट प्रेम्पशन कर सकेगा। तो इस सूरत में ये उनकी गुड फेथ पे नहीं होगी, तो कोर्ट इस सूरत में मार्केट वैल्यू फिक्स करेगी। लेकिन मतलब सर सर अगर वो एक्चुअल पे कर रहा है, एक्चुअली वो पे कर रहा है, चाहे मतलब जो ओरिजिनल कीमत बनती है मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा वो पे कर रहा है वेंडी, तो फिर तो मतलब पे करनी पड़ेगी प्रेम्पटर को। फिर भी कोर्ट ने देखना है, अगर गुड फेथ में नहीं रखी गई तो कोर्ट जो है ना फिक्स करेगी उसकी मार्केट वैल्यू। कोर्ट ये देखें, ये शेल का वर्ड है, कोर्ट शेल फिक्स द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू फिक्स करेगी। शेल पे कोर्ट भी बाउंड हो जाती है, शेल पे कोर्ट भी बाउंड हो जाती है। ठीक हो गया? चलें जी, मैं फिर नई मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ।